छत से गिरती उन सैकड़ों गुड़ियों के बीच समीर खड़ा था, लेकिन वो अब समीर नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह पीली हो चुकी थीं और उसके शरीर से वैसी ही सड़ी हुई गंध आ रही थी जैसी उस खंडहर हवेली की थी। विशाल ने चिल्लाकर कहा, समीर, होश में आओ, ये तुम क्या कह रहे हो? समीर ने जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना हाथ हवा में उठाया और कमरे में बिखरी हुई सैकड़ों गुड़िया अचानक हवा में तैरने लगी। वे छोटी छोटी गुड़िया किसी शिकारी पक्षी की तरह विशाल और रिया की तरफ झपटी। भागो यहां से, आर्यन चिल्लाया। वे चारों गलियारे की ओर भागे, लेकिन समीर उनके पीछे नहीं आ रहा था। वो वहीं खड़ा होकर अपनी गर्दन टेढ़ी किए उन्हें देख रहा था। जैसे ही वे गलियारे के अंत में पहुंचे, स्नेहा अचानक रुक गई। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और वो दीवार को पकड़कर कांप रही थी। स्नेहा का भयानक राज। स्नेहा, क्या हुआ? चलो यहां से, रिया ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। स्नेहा की आवाज रुंध गई। आर्यन, मुझे ये जगह याद है, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। सब सन्न रह गए। आर्यन ने टॉर्च स्नेहा के चेहरे पर मारी। क्या मतलब? तुम तो पहली बार यहाँ आई हो। स्नेहा ने कांपते हाथों से अपनी गर्दन के पीछे का बाल हटाया। वहां एक छोटा सा जन्म चिन्ह, बर्थ मार्क था, जो ठीक उसी काली गुड़िया की शक्ल का था। स्नेहा ने रोते हुए कहा, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि हमारे खानदान पर एक पुराना साया है। दमयंती देवी, वो मेरी परदादी की बहन थी। उसने अपनी रूह बचाने के लिए अपने ही वंश की एक लड़की की बलि का वादा किया था, और वो लड़की मैं हूँ। अदृश्य दीवारें। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, गलियारे की दीवारें आपस में करीब आने लगी। हवेली उन्हें कुचलने की कोशिश कर रही थी। विशाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बंद दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा टूटा और वे एक पुराने पुस्तकालय लाइब्रेरी में जा गिरे। वहां चारों ओर पुरानी चमड़े की किताबें थीं। हॉल के बीचों बीच एक मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। मेज पर एक कागज रखा था जिस पर ताजा स्याही से लिखा था, एक को रुकना होगा, तभी 3 आगे बढ़ पाएंगे। महारानी की आवाज फिर से गूंजी, चुन लो आर्यन, किसे पीछे छोड़ोगे? विशाल को जिसकी ताकत अब जवाब दे रही है, रिया को जो केवल डरना जानती है, या स्नेहा को जो पहले से ही मेरी है? महारानी का हमला। तभी पुस्तकालय की अलमारियों से किताबें खुद ब खुद उड़ने लगी और उनके पन्ने तेज छुरे की तरह आर्यन के शरीर को काटने लगे। विशाल ने आर्यन को बचाने के लिए उसे धक्का दिया, लेकिन तभी समीर वहां प्रकट हुआ। समीर के हाथ में वही बड़ी सुई थी जो महारानी के पास थी। उसने वो सुई सीधे विशाल की जांघ में उतार दी। विशाल की एक ऐसी चीख निकली जिससे हवेली की छत से धूल झड़ने लगी। रिया ने समीर को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन समीर की खाल पत्थर की तरह सख्त थी। समीर ने रिया का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। छोड़ दो उसे, आर्यन ने चिल्लाकर अपनी दादाजी की डायरी से एक पन्ना फाड़ा और उसे उस जलती मोमबत्ती की लौ पर रख दिया। जैसे ही पन्ना चला, समीर के शरीर से धुआं निकलने लगा और उसने रिया को छोड़ दिया। कुर्बानी का वक्त, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। महारानी अब सीधे स्नेहा के सामने खड़ी थी। उसकी पीली आंखें स्नेहा की आंखों में झांक रही थीं। मेरे पास आओ, मेरी बच्ची। महारानी ने अपना कंकाल जैसा हाथ फैलाया। स्नेहा की आंखें भी अब धीरे धीरे पीली होने लगी थीं। वो सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की स्थिति में महारानी की ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने देखा कि पुस्तकालय के कोने में एक बड़ा फर्श का शीशा, फुल लेंथ मिरर है। उस शीशे में उसे समीर और महारानी नहीं, बल्कि 2 काली छायाएं दिख रही थीं जो असली समीर और स्नेहा को जकड़े हुए थीं। आर्यन को समझ आ गया कि इस जादू का केंद्र वो शीशा है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से शीशे की ओर फेंकी। पर जैसे ही टॉर्च शीशे से टकराने वाली थी, समीर ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी क्या है आर्यन? अभी तो दावत शुरू हुई है। भाग 3 का सस्पेंस, क्लिफ हैंगर। समीर ने वो टॉर्च अपने हाथ में ही मोड़कर तोड़ दी। अंधेरा फिर से छा गया। तभी अंधेरे में रिया की एक तेज चीख सुनाई दी और उसके बाद भारी सन्नाटा। जब आर्यन ने अपनी जेब से माचिस जलाई, तो सामने का नजारा देखकर उसके हाथ से माचिस की डिब्बी गिर गई। रिया वहां नहीं थी। उसकी जगह फर्श पर उसकी फटी हुई व्लॉगिंग जैकेट पड़ी थी और उसके ऊपर वही काली गुड़िया बैठी थी जिसके मुंह से रिया की आवाज निकल रही थी, तारांकन बचाओ। अंधेरे पुस्तकालय में माचिस की वो आखिरी तीली जल रही थी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। फर्श पर रिया की जैकेट पड़ी थी और उसके ऊपर बैठी वो काली गुड़िया रिया की हूबहू आवाज में चिल्ला रही थी, तारांकन बचाओ आर्यन, यहाँ बहुत अंधेरा है, ये मुझे काट रहे हैं। आर्यन ने कांपते हाथों से गुड़िया को उठाना चाहा, पर स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
स्नेहा की आंखें अब पूरी तरह पीली नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा खालीपन था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो रिया नहीं है आर्यन। वो सिर्फ रिया की आवाज का इस्तेमाल कर रही है ताकि तुम उसे छुओ। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम्हारी रूह भी उस धागे से बंध जाएगी। एक अदृश्य शिकारी। अचानक पुस्तकालय की अलमारियों के पीछे से खुरचने की आवाजें आने लगीं। चर चर तारांकन जैसे हजारों चूहे एक साथ लकड़ी कुतर रहे हों। पर वे चूहे नहीं थे। अंधेरे कोनों से छोटी छोटी दर्जनों गुड़िया बाहर निकलने लगीं। उनकी आंखें पीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। विशाल, जो अपनी जांघ के घाव से जूझ रहा था, दीवार के सहारे खड़ा हुआ। ये ये सब रिया की आवाज में क्यों बोल रही हैं? दरअसल अब पूरे कमरे में रिया की आवाज गूंज रही थी। हर गुड़िया रिया की आवाज में अलग अलग बातें कह रही थी। कोई रो रही थी, कोई हंस रही थी, तो कोई आर्यन को गालियां दे रही थी। वो आवाजों का एक ऐसा चक्रव्यूह था कि आर्यन का सिर फटने लगा। 2 समीर का खौफनाक रूप। तभी समीर, जो अब तक बुद्ध बनकर खड़ा था, आगे बढ़ा। उसका शरीर अब किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा धूसर ग्रे पड़ गई थी और उसके जोड़ों से कड़कड़ाने की आवाजें आ रही थीं। उसने एक गुड़िया उठाई और उसे बीच से फाड़ दिया। जैसे ही गुड़िया फटी, हवा में रिया की एक ऐसी चीख गूंजी जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। रुको! आर्यन चिल्लाया। समीर, मत करो। समीर ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आवाज अब किसी गहरी खाई से आती हुई लग रही थी। रिया अब एक शरीर नहीं है आर्यन। वो अब इस हवेली की दीवारों का हिस्सा है और जल्द ही तुम भी होगे। 3 रूहानी गलियारा और दर्पण का रहस्य। आर्यन को समझ आ गया कि रिया अभी मरी नहीं है, लेकिन उसकी रूह को कैद कर लिया गया है। उसे बचाने का एक ही रास्ता था, उस मुख्य गुड़िया को ढूंढना जिसमें महारानी का असली वजूद था। वे लोग पुस्तकालय के पिछले दरवाजे से भागकर एक लंबे गलियारे में पहुंचे, जहां दोनों तरफ विशाल आईने लगे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आईनों में उनकी शक्लें बदल रही थीं। आईने में आर्यन एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था, विशाल एक गलते हुए मांस का ढेर और स्नेहा के आईने में कोई अक्स ही नहीं था। अचानक एक आईना जोरदार धमाके के साथ टूटा। टूटे हुए आईने के पीछे से रिया का हाथ बाहर निकला और उसने विशाल का पैर पकड़ लिया। विशाल, मुझे खींच लो, मैं अंदर हूं। रिया की असली आवाज सुनाई दी। विशाल उसे बचाने के लिए आईने की ओर झुका, पर आर्यन ने देखा कि आईने के अंदर जो रिया थी, उसके हाथ के नाखून काले और 2 इंच लंबे थे। विशाल, हटो वहां से, वो रिया नहीं है। 4 महारानी की शर्त। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, गलियारे की सारी रोशनी नीली पड़ गई। महारानी दमयंती देवी हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में एक बड़ी कैंची पकड़ी हुई थी, जिससे वो हवा में कुछ काट रही थी, अदृश्य धागे। आर्यन, महारानी ने पुकारा, तुम अपने दादा की तरह बहादुर हो, पर वो भी इस हवेली की भूख नहीं मिटा सके। अगर तुम रिया को वापस चाहते हो, तो तुम्हें मुझे एक सौदा देना होगा। मुझे स्नेहा की वो चीज चाहिए जो उसने अपने गले में छुपाई है। आर्यन ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा ने अपने गले से एक ताबीज निकाला, जिसे उसने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। वो ताबीज प्राचीन चांदी का बना था और उस पर रक्षक के मंत्र खुदे थे। नहीं स्नेहा, ये ताबीज ही तुम्हें बचाए हुए है, आर्यन चिल्लाया। स्नेहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन अगर इसे देने से रिया बच सकती है, तो मैं तैयार हूं। जैसे ही स्नेहा ने ताबीज महारानी की ओर बढ़ाया, समीर ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। पर जैसे ही ताबीज समीर के हाथ में आया, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा। समीर दर्द से चीखा, पर उसने ताबीज नहीं छोड़ा। उसने वो ताबीज सीधे उस काली गुड़िया के मुंह में ठूंस दिया जो मेज पर रखी थी। भाग 4 का सस्पेंस क्लिफ हैंगर। ताबीज के गुड़िया के अंदर जाते ही गुड़िया का आकार तेजी से बढ़ने लगा। वो अब एक बच्चे के बराबर हो गई थी। गुड़िया ने अपनी पीली आंखें खोली और पहली बार समीर या महारानी की आवाज में नहीं, बल्कि आर्यन के दादाजी की आवाज में बोली, तारांकन आर्यन भागो। ताबीज ने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। अब यह किसी की नहीं सुनेगी। और तभी गुड़िया ने कैंची उठाई और सीधे समीर की गर्दन पर वार कर दिया। कैंची की वो धार समीर की गर्दन के आर पार हो चुकी थी। समीर की आंखों से खून के आंसू गिरे और उसका शरीर एक झटके के साथ निर्जीव हो गया। लेकिन वो गिरा नहीं। उस काली गुड़िया ने, जो अब एक शैतानी कद ले चुकी थी, समीर के बेजान शरीर को अपने काले धागों से कठपुतली की तरह थाम लिया। समीर की गर्दन लटक गई थी, पर उसका शरीर अब आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। समीर का अपना दोस्त अब एक मांस के लोथड़े में बदल चुका था, जिसे वो शैतानी गुड़िया चला रही थी। 1 दादाजी की चेतावनी और हवेली का बदला। गुड़िया के भीतर से आर्यन के दादाजी की आवाज फिर गूंजी।
लेकिन इस बार वो आवाज दर्द से फटी हुई थी। तारांकन आर्यन, भागो, ताबीज ने इसकी भूख जगा दी है। ये अब सिर्फ रूहें नहीं, तुम सबका वजूद निगल जाएगी। अचानक हवेली की दीवारें धड़कने लगी, जैसे पत्थर की नहीं, बल्कि जीते जागते मांस की बनी हो। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श दलदल की तरह नरम हो गया। विशाल, जो पहले से जख्मी था, घुटनों तक उस खूनी फर्श में धंस गया। आर्यन, मेरा पैर, कोई नीचे से मुझे खींच रहा है, विशाल चिल्लाया। आर्यन ने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई। फर्श के अंदर से अनगिनत सफेद गल चुके हाथ बाहर निकल रहे थे। ये उन लोगों के हाथ थे जो पिछले 70 सालों में यहां लापता हुए थे। वे विशाल को नीचे खींच रहे थे ताकि उसे भी अपना हिस्सा बना सकें। 2, रूहानी बाजार का दृश्य। आर्यन और स्नेहा ने विशाल को खींचने की कोशिश की। तभी गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला। उसके पीछे एक विशाल हॉल था, जहां हजारों गुड़िया सीलिंग से लटकी हुई थीं। हर गुड़िया के ऊपर एक इंसान का चेहरा अंकित था। आर्यन की रूह कांप गई जब उसने देखा कि एक नई गुड़िया वहां लटकी थी, जिसका चेहरा हूबहू रिया जैसा था। रिया की वो गुड़िया धीरे से अपनी पलकें झपका रही थी और उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। महारानी दमयंती देवी अब वहां प्रकट हुई, लेकिन उसका रूप और भी डरावना हो चुका था। उसके चेहरे का मांस गलकर गिर रहा था और उसकी पीली आंखें अब और भी बड़ी हो गई थीं। उसने समीर के बेजान शरीर की ओर इशारा किया। देखो आर्यन, कैसे तुम्हारे विज्ञान ने मेरी जादुई दुनिया के आगे घुटने टेक दिए। अब इस हवेली को एक नया रक्षक चाहिए, और वो तुम हो। 3, स्नेहा का परिवर्तन। ताबीज छिन जाने के बाद स्नेहा की सुरक्षा दीवार ढह चुकी थी। महारानी ने अपना हाथ हवा में लहराया और स्नेहा के शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी। स्नेहा के नाखून काले होकर लंबे होने लगे और उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा तरल लिक्विड निकलने लगा। आर्यन, मुझे मार दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, इस स्नेहा ने तड़पते हुए कहा। पर तभी समीर का वो बेजान शरीर जिसे गुड़िया नियंत्रित कर रही थी, उछलकर आर्यन के ऊपर आ गिरा। समीर के ठंडे हाथ आर्यन का गला घोंटने लगे। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी उसकी नजर उस मुख्य गुड़िया पर पड़ी जो अब हॉल के बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। 4, खौफनाक अंत की शुरुआत। उस गुड़िया के हाथ में एक छोटी सी सुई थी, और वो सुई सीधे एक ऐसी गुड़िया में चुभ हो रही थी जिस पर आर्यन का नाम लिखा था। जैसे ही सुई गुड़िया के सीने में धंसी, आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर गर्म लोहा रख दिया हो। विशाल अब आधा फर्श के अंदर जा चुका था। उसकी चीखें अब धीमी पड़ रही थीं क्योंकि उसके मुंह में वो खूनी कीचड़ भर गया था। महारानी हंसते हुए आगे बढ़ी। आज रात ये हवेली फिर से जवान होगी। 5 दोस्त आए थे, 5 गुड़िया बनेंगी, और तुम, आर्यन, तुम इस संग्रह के सबसे खूबसूरत रत्न बनोगे। भाग 5 का सस्पेंस क्लिफ हैंगर। आर्यन का दम घुट रहा था। तभी उसने देखा कि फर्श के अंदर से जो हाथ विशाल को खींच रहे थे, उनमें से एक हाथ ने समीर की बेजान देह को भी पकड़ लिया। लेकिन वह हाथ विशाल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि समीर के शरीर को फाड़ने के लिए था। अचानक पूरी हवेली में एक गूंज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज। जैसे ही आर्यन ने मुड़कर देखा, सिंहासन पर बैठी वो बड़ी गुड़िया अब एक छोटे बच्चे के रूप में बदल रही थी, जिसका चेहरा आर्यन के बचपन जैसा था। उसने आर्यन की ओर देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी और कहा, पापा, आप आ गए।